भर रहे हो ना बोथ ग्रुप? बोथ कौन जा रहा है? 15 दो तो क्यों क्या आदत? अच्छा बाल सही कर। बाकी अपन लोग एक, हाँ एक एक वाले दो ही हो ना? लास्ट डेट 27 अप्रैल है ना? और तुम लोग एक ग्रुप वाले ही हो ना? और तुमने सेकंड ग्रुप तो अभी पढ़ना भी कौन नहीं पढ़ा रहा? क्या पढ़ोगी क्या सेकंड ग्रुप में? तुम लोगों को देख के मतलब बहुत बुरा लगता है बुक्स देख देख के। बस कंटेंट ज्यादा है लेकिन अच्छी बुक्स है, पता है तुम्हारा। शुरू के अपन ने 7 चैप्टर्स को तुम बुक्स में भी पढ़ोगे तो सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। कुछ रूल्स उनने अलग से देखे, प्रोसीजर्स देखे हैं जिसका कोई वैलिडिटी नहीं। जैसा दिया है उतना पढ़ के जाओगे सफिशिएंट है, बस जैसा लिखा है नहीं, जो कॉपी जब मैंने लिखा है सफिशिएंट। तुम ये मान के चलो ना, देखो बुक में ना तुम्हारा 50 मार्क्स का एक सेक्शन है पहले ऊपर का, फिर 40 है, फिर 10 है। जो 40 मार्क्स वाला है ना उसमें से अपन ने 3 टॉपिक्स कर लिए, डायरेक्टर्स पूरा कर लिया है, मीटिंग्स का अलग कर लिया है, बोर्ड मीटिंग्स कर लिया, 3 टॉपिक्स अपन ने वहां कवर किया। मतलब वहां से 40 में से तुम्हारा 20 कवर हो गया। जो 50 मार्क्स का है उसमें से अपन ने 30 मार्क्स से ज्यादा का कंप्लीट किया। अब जो टॉपिक्स तुम्हारे बचे हुए हैं ना जो मैम कराएंगे, वो टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक जिसमें से शायद आ भी सकता है और ना भी है, लेकिन जो सबसे मेन कंटेंट है, जैसे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बचा है ऑडिटर वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो इन लोगों के साथ ही तुम्हारा हो जाएगा। एक वो बचा है, उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स तुम्हें बचे ना सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक। मतलब ये मान के चलो कि तुम्हारा जो मेन सिलेबस था ना वो आज ही क्लास के बाद लगभग फिनिश हो जाएगा, मेन जो था। अब टॉपिक्स हैं तुम्हारे, तुम देखोगे 10 चैप्टर्स हैं, पीछे के 3 है जो 10 मार्क्स के हैं, वो चैप्टर इररिलेवेंट टॉपिक्स आएगा जरूर उसमें से, लेकिन वो इजी छोटे छोटे टॉपिक्स, जो मेन कंटेंट था ना वो कवर। ये चलो देखो, डायरेक्टर्स तो अपन लोगों ने खत्म कर दिया था। आज अपन लोगों को स्टार्ट करना है मिनट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग मिनट्स नया टॉपिक। आज इन लोगों का फाइनली कंपनी लॉ फिनिश हो जाए तो फिर अपन वापस तुम्हारे सेक्शन 40 से स्टार्ट करें। चलो देखो क्या होता है, जब कभी भी कोई कंपनी अपनी मीटिंग करती है तो ये बोला जाता है कि कुछ मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होंगे और कुछ मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाए। कुछ डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड कर लेंगे और कुछ डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन एट द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग हर पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि मीटिंग में क्या डिसीजंस लिए गए, मीटिंग में कौन कौन से रिजोल्यूशंस पास किए गए, किस इंसान को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, क्या वही पुराने पर्सन को फिर से ऑडिटर बना दिया गया है, कितने डायरेक्टर्स का रोटेशन हुआ है, कितने डायरेक्टर्स को कौन कौन सी पोजीशंस मिली हैं, कितना डिविडेंड इस साल डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस में कितना पैसा पड़ा है। ये सारी बातें जो हैं वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस होती है। तो हर एक मेंबर, हर एक डायरेक्टर, कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी से एसोसिएटेड हो, वो मीटिंग में इन सभी चीजों को नहीं देख पाता, नहीं सुन पाता। तो उसको ये जानना होता है कि मीटिंग में बेसिकली डिसीजंस क्या क्या लिए गए। तो इन सभी पर्पस के लिए बनाया जाता है मिनट्स। मिनट्स इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट समरी जिसमें मीटिंग में जितने भी डिसीजंस लिए हैं
जितने भी एग्रीमेंट्स हुए जो कि इंपॉर्टेंट है हर इंसान को जानना, वो सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब एक ग्रीन कलर का पेपर आता है, मिनट्स का रजिस्टर और मिनट्स के कागज दोनों अलग आते हैं। कभी किसी बड़ी स्टेशनरी पे, छोटी मोटी नहीं, किसी बड़ी स्टेशनरी पे जाना और कहना मिनट्स के पेपर चाहिए, तो ग्रीन कलर के, मतलब ये मान के चलो, साइज मैं बता नहीं पाऊंगा क्या होता है, A4 साइज से इतने बड़े पेपर होते हैं ग्रीन कलर के। उस पेपर के अंदर मिनट्स लिखाते हैं कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ, ताकि वो लोग जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए वो उसको पढ़ लें और ये समझ जाए कि हाँ मीटिंग में ऐसा ऐसा हुआ। क्लियर? तो बात ये आती है, मिनट्स प्रिपेयर करेंगे कैसे, प्रिपेयर करेगा कौन, साइन कौन करेगा, मीटिंग में कौन सी चीज वैलिड है कौन सी वैलिड नहीं है इसका पता कैसे चलेगा, कहाँ पे रखे जाएंगे और रखेगा, ये सारा जो टॉपिक है वो हमारा मिनट्स वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो अब फटाफट एक एक करके पॉइंट्स अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। बस अगर मिनट्स का टॉपिक आए तो बस एक चीज याद रखना, मिनट्स इज अ शॉर्ट समरी। मिनट्स एक शॉर्ट समरी है, किस चीज की समरी, मीटिंग की समरी। मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या डिसीजंस लिए, उसकी समरी को हम लोग मिनट्स कहते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। लिखो, मिनट बुक शैल बी मेंटेन, पहला पॉइंट, मिनट बुक, मिनट बुक शैल बी मेंटेन, मिनट बुक शैल बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, नेमली, नेमली तीनों के नाम लिखना 1 2 3 करके। कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं? एजीएम तो होती है। एजीएम किन लोगों की मीटिंग्स होती है, मीटिंग ऑफ, किसकी मीटिंग कहला जाती है, एजीएम मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग होती है। तो नाम लिखना स्टार्ट करो, किस किस के, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, जिसमें सब आ जाएगा, एजीएम भी आ जाएगा, ईजीएम भी आ जाएगा। अब हमें पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है। कब होती है क्रेडिटर्स की मीटिंग, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, तो सबसे ज्यादा मीटिंग्स होती है क्रेडिटर्स की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने कल परसों समझाया था थोड़ा सा, कि जब कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती पैसे देने की, तो क्रेडिटर से बुला के बोलते हैं लो 15 लाख के 5 लाख रुपए ले लो, वो लोग बेचारे चुपचाप हाँ भी बोल देते हैं। तो उनकी पहले मीटिंग होती है, उनसे कंसर्न ली जाती है, तब होता है। तो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि हर कंपनी को कंपलसरी है, अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो उसके मिनट्स प्रिपेयर करो, ईजीएम हो रही है उसके मिनट्स प्रिपेयर करो, बोर्ड मीटिंग हो रही है तो उसके भी मिनट्स बनाने पड़ेंगे। इवन क्रेडिटर लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, मतलब क्रेडिटर को बुलाएगा तो डायरेक्टर ही ना, ऐसा नहीं कि क्रेडिटर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अपनी मीटिंग कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर डायरेक्टर लोगों ने क्रेडिटर्स को बुलाया और कहा चलो मीटिंग करते हैं, तो वो मीटिंग के भी मिनट्स प्रिपेयर होंगे और उसकी एक सेपरेट फाइल, सेपरेट बुक मेंटेन होगी। क्लियर है? सारी चीजें मेंटेन करने का काम कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रोसीजर, प्रोसीजर्स टू मेंटेन, प्रोसीजर्स टू मेंटेन मिनट्स। पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, proceeds of meeting, proceeds of meeting shall be entered in the books, proceeds of meeting shall be entered in the books within, within 30 days, within 30 days from the conclusion of meeting, from the conclusion of meeting, from the conclusion of meeting। मतलब समझ में आया? अगर मीटिंग 1 अप्रैल को हुई
तो 31 तो होता नहीं है, 1 मई तक आपको क्या करना पड़ेगा, उस बुक के अंदर लिखना पड़ेगा पूरे मिनट्स। मीटिंग में जो जो डिस्कशन हुआ वो 1 मई से पहले, या 1 मई लास्ट डेट है, 1 महीना है, मतलब 30 दिन का टाइम दिया है। तो जिस दिन मीटिंग का कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन कब निकलेगा, जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई ना, तो वहां से टोटल 30 डेज का टाइम मिलता है आपको उस बुक में पूरी समरी लिखने का। मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक समरी लिखनी पड़ेगी कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुए, कौन कौन से रेजोल्यूशंस पास हुए, किसको ऑडिटर बनाया, किसको डायरेक्टर बनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 30 दिनों का टाइम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ रेजोल्यूशन इज पास बाय पोस्टल बैलेट, पहला पॉइंट इसके अंदर, रिजल्ट ऑफ वोटिंग, रिजल्ट ऑफ वोटिंग। दूसरा पॉइंट इसका, स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट, अनमोल नहीं है, स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट। उसी लाइन को कंटिन्यू करना है, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट shall be entered shall be entered within 30 days, shall be entered within 30 days from the date of passing resolution, from the date of passing resolution। क्लियर है। अगर कोई रिजोल्यूशन पास होता है, देखो रिजोल्यूशन एजीएम में पास नहीं होता, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजा था उस दिन, तो वहां पे क्या था, एजीएम 15 दिनों बाद है, 20 दिनों बाद है, रिजोल्यूशन पहले से ही आ जाते हैं, ताकि सिर्फ मीटिंग में उसका डिस्कशन हो पाए, ये चीजें क्लियर हो जाए कि कितने लोग फेवर में हैं और कितने लोग अगेंस्ट हैं। मीटिंग स्टार्ट होने के पहले ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अगर कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होता है, तो उस सिनेरियो में आपको मीटिंग में ये चीज भी लिखनी पड़ेगी कि हमने इस रिजोल्यूशन को पोस्टल बैलेट से पास किया, हमने ऑडिटर को पोस्टल बैलेट से अपॉइंट करा, हमने डिविडेंड पोस्टल बैलेट के थ्रू डिक्लेयर करवाया। तो ये सारी चीजें आपको मिनट्स में लिखनी है, तो वहां पे ये चीज रिफर करनी पड़ेगी कि ये डिसीजन पोस्टल बैलेट से लिया गया है। पोस्टल बैलेट से लिया है मतलब एक तरीके की वोटिंग की प्रोसेस होती है पोस्टल बैलेट, तुम लोगों ने नहीं पढ़ी होगी अभी, तो एक वोटिंग की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू अगर आपने वोटिंग करी है तो वो मेंशन करना पड़ेगा मिनट्स में। क्लियर है। तो जब आप ये मेंशन करोगे तो वहां पे डेट आती है कि किस दिन ये चीज मिनट बुक में एंटर हो जानी चाहिए। जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ था उस दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको मिनट्स बुक में लिखना पड़ेगा कि इस एनुअल जनरल मीटिंग की इस रेजोल्यूशन को हमने इतने दिनों, मतलब इतनी वोटिंग हुई और इतने लोगों ने अपनी कंसर्न दी और इतने लोग इसके अगेंस्ट थे। आखिरी में स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट, स्क्रूटनाइजर समझते हो ना, एक सीए, सीएस, सीएम, एडवोकेट, इन चारों में से किसी भी पर्सन को अपन बुला लेते हो, कहते हैं भाई यहाँ पे जो भी वोटिंग की प्रोसेस हो रही है सब कुछ फेयरली कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा उसको देखो। मतलब एक तरीके का बोल सकते हैं कि मॉनिटरिंग करने के लिए एक पर्सन को आपने बुलाया था कि वोटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही। उसकी रिपोर्ट को भी आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, मिनट्स में लिखना पड़ेगा। रिपोर्ट पूरी नहीं, उसकी भी एक समरी कि भाई उसकी रिपोर्ट में कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, ईच पेज ऑफ बुक, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट, ईच पेज ऑफ बुक shall be signed by shall be signed by, इसके अंदर के पॉइंट्स बोर्ड मीटिंग में लिखो। इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग चेयरमैन, इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग चेयरमैन, डैश लगा के चेयरमैन। चेयरमैन किसका, मीटिंग का चेयरमैन, कंपनी का चेयरमैन नहीं, मीटिंग का चेयरमैन। इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, इन केस ऑफ एजीएम, इन केस ऑफ एजीएम चेयरमैन, और डायरेक्टर ऑथराइज्ड,
डायरेक्टर ऑथोराइज्ड और डायरेक्टर ऑथोराइज्ड। बस ये पॉइंट क्लियर है। मीटिंग के हर एक पेज को, अगर मीटिंग में 100 पेजेस हैं तो 100 के 100 पेजेस पे दो चीजें, डेट और साइन। डेट और साइन कौन करेगा? बोर्ड मीटिंग के केस में बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन था, मीटिंग का चेयरमैन, कंपनी का नहीं, जो भी बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन था वो उस पर साइन करेगा। एनुअल जनरल मीटिंग के केस में जो भी एजीएम का चेयरमैन था वो साइन करेगा। और अगर उस पर्टिकुलर चेयरमैन की डेथ हो गई मान लो उस पीरियड में, तो उस केस में जो डायरेक्टर ऑथोराइज है सिर्फ वही साइन करेगा। डायरेक्टर ऑथोराइज कैसे होगा? आर्टिकल्स में लिखा होगा कि इस डायरेक्टर के पास ऑथोराइजेशन है कि कंपनी के बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट पे वो साइन कर सकता है। तो अगर अपने किसकी क्या बोला था उसका, चेयरमैन की डेथ हो गई, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑथोराइज है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, minute shall be consecutively numbered. Minute shall be consecutively numbered. मतलब पेजेस जो है वो वही उसी फॉर्मेट में होने चाहिए, डेट वाइज। एनुअल जनरल मीटिंग्स है तो साल 2 साल के हिसाब से एजीएम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2015 का पहले लिखा हो और 2020 का, सॉरी 2015 का बाद में लिखा हो और 2020 का जो भी एजीएम में डिस्कशन हुआ उसका पहले लिखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर्ड है मतलब सीरियल वाइज चलना चाहिए, पिछले साल का पहले होना चाहिए और इस साल का बाद में होना चाहिए, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। minutes shall contain minutes shall contain fair and correct summary. Minutes shall contain fair and correct summary of the meeting. Fair and correct summary of the meeting. तो मीटिंग की जो भी समरी है वो ट्रू और फेयर होनी चाहिए। कोई भी एक ऐसा मैटर आप नहीं जोड़ोगे जो मीटिंग में हुआ ही नहीं था, या कोई भी ऐसा मैटर नहीं जोड़ोगे जो किसी के लिए इंसल्टिंग वगैरह था। ये टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे आगे, मतलब और अभी इसमें चीजें आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, minute shall contain, in case of board meeting, minute shall contain, पहला पॉइंट, नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड, नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड, नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड, नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड। दूसरा इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, रिजोल्यूशन पास, रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग। तीसरा इसी के अंदर, नेम ऑफ डायरेक्टर, नेम ऑफ डायरेक्टर डिसेंडेड, डिसेंड, DISSEND, डिसेंडेड सच रेजोल्यूशन, डिसेंडेड, या डिसएग्री भी चाहो तो डिसएग्री लिख सकते हो, डिसएग्री ऑन सच रिजोल्यूशन। कोई ऐसा डायरेक्टर जो रिजोल्यूशन से डिसएग्री है उसका नाम भी आप मिनट्स में लिखो। अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो बोर्ड मीटिंग में मिनट्स में क्या क्या आएगा? उन्हीं डायरेक्टर्स का नाम आएगा जिन लोगों ने मीटिंग में अपनी अटेंडेंस दी, मतलब जो लोग मीटिंग में प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जितने भी रिजोल्यूशंस मीटिंग में पास हुए थे आप उन सभी रिजोल्यूशन के बारे में लिखोगे। और तीसरा, जिन लोगों की उस रिजोल्यूशंस पे कंसेंट नहीं दी ना, उन डायरेक्टर्स का नाम भी आप लिखोगे उस मिनट बुक में। मतलब बोर्ड मीटिंग के केस में तीन चीजें आएंगी, डायरेक्टर का नाम, डायरेक्टर का नाम, जितने भी रिजोल्यूशन पास हुए उनके बारे में, और जो डायरेक्टर ने अपनी अप्रूवल नहीं दी उनके बारे में, मतलब टोटल तीन चीजें। नेक्स्ट, बड़ा सा टॉपिक है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट,
फॉलोइंग आर दी थिंग्स, फॉलोइंग आर दी थिंग्स नहीं, फॉलोइंग आर दी मैटर्स लिखो, थिंग्स मत लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ हाँ इसका नहीं है, अब अगला पॉइंट। फॉलोइंग आर दी मैटर्स, फॉलोइंग आर दी मैटर्स not to be included, फॉलोइंग आर दी मैटर्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। 3 पॉइंट्स इसके अंदर। पहला, irrelevant और immaterial matter, irrelevant और immaterial matter, irrelevant और immaterial, irrelevant और immaterial matter, irrelevant और immaterial matter। हो गया? matter which harm the interest of the company, matters which harm the interest of the company, matters which harm the interest of the company। Last, matter could reasonably matter could reasonably matter could reasonably regarded as regarded as insulting of a person, regarded as insulting of a person। ओके, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो मिनट्स में आप नहीं लिख सकते, भले ही बोर्ड मीटिंग हो, एजीएम हो या क्रेडिटर्स की हो। एक पॉइंट बोला, कोई भी ऐसा इररिलेवेंट या इमटेरियल मैटर, मतलब मीटिंग के दौरान खाने के ऊपर कुछ डिस्कशन होने लगा मान लो, है ना, तो इसका आपको नहीं लेना है। मीटिंग के दौरान पार्किंग लॉट के बारे में कोई डिस्कशन हो गया, इसको मिनट्स में नहीं जोड़ोगे, क्योंकि आप एक समरी बना रहे हो, समरी में से वही कंटेंट लिखोगे जो मटेरियल होता है। मटेरियल समझते हो ना, कोई भी चीज मटेरियल है मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब मटेरियल यानी समझो, मटेरियल यानी कोई भी ऐसी चीज जो यूजर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे एंटिटी में एक आग लग गई और इस वजह से एंटिटी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर पाएगी फ्यूचर में, तो ये चीज दिखाना जरूरी है क्योंकि ये मटेरियल है। क्लियर? लेकिन है ना, एंटिटी में एक लेबर की डेथ हो गई थी फायर वगैरह से, लाखों 50,000 लेबर है, उसमें से एक की डेथ हो गई, छोटा मोटा मैटर है, आप डिस्कस नहीं भी करो तो चलेगा। तो देखा जाए तो मटेरियल चीजें मिनट्स में आनी चाहिए, लेकिन जो चीजें बिल्कुल इररिलेवेंट है, डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए था, तो वो मीटिंग के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म करे, कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, वो चीजें मिनट्स बुक में नहीं लिखा। कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है इन द सेंस, कोई भी ऐसा मैटर जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स शायद अपने शेयर्स बेच दें, शायद उस कंपनी से उनका भरोसा उठ जाए, मतलब शायद स्टॉक की कमी पड़ गई, ये चीजें डिस्कस ना हो। इंटरनल मैटर है वहीं के वहीं। ऑडिटर से भी कहा जाता है, जैसे कोई कंपनी का ऑडिट करने जाता है तो उसको हर सब चीजें नहीं बता सकता, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर को भी छुपाने पड़ते हैं। ये जरूर बोला गया है कि हाँ आप सारी चीजें डिस्क्लोज करो, लेकिन डिस्क्लोज वही करो जो मटेरियल हो, ऐसी चीजें डिस्क्लोज मत कर देना जिससे कंपनी का ही काम लग जाए। तो आप केएफसी में ऑडिट करने गए, वहां पे आपने सबको रेसिपी बता दी, गया कैसे केएफसी, लोगों ने गली गली में केएफसी खोल लिया, मतलब उनका सीक्रेट तो उनकी रेसिपी होगी ना, एग्जैक्टली मतलब सबसे बड़ा असेट क्या है उनका, सबसे बड़ा इंटेंजिबल असेट उनकी रेसिपी है, जिसके लिए कोई उनको करोड़ों से ज्यादा दे देगा तो भी वो नहीं बताएंगे। द रीजन बीइंग, अगर बता दो टेस्ट से कोई नहीं जाएगा, जो 500 का मिल रहा है वो 50 में ही मिलेगा, है कि नहीं? तो देखा जाए तो ये चीजें आप मीटिंग्स में मिनट्स में डिस्कस नहीं कर, ना मीटिंग में डिस्कस कर सकते। और इसके बाद कोई भी ऐसी चीज जिसमें किसी इंसान की रेप्यूटेशन को या इंसल्टिंग भी किया गया हो, मतलब किसी का मजाक उड़ा दिया गया हो, किसी के बारे में कुछ बोल दिया गया हो, तो ये चीजें मीटिंग में नहीं आएंगी। कि रिजोल्यूशन पास हो रहा था उसमें मिस्टर एक्स की बहुत हंसी उड़ाई, तो ये चीज नहीं लिख ली भाई, रिजोल्यूशन पास हो रहा था तो पास हुआ कि नहीं हुआ ये लिखना है, किसकी हंसी उड़ाई दैट इज नॉट अ मैटर। आप सिर्फ इतना लिखो कि रिजोल्यूशन में क्या क्या हुआ था, मतलब कितने लोग अप्रूव थे और कितने लोग डिसएग्री। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नहीं मतलब हाँ बाहर का पॉइंट। चलो, चेयरमैन हैज पावर, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग लिख लो भले,
Chairman of the meeting has power to add additional matters in the minute. To add additional matters in the minutes. To add additional matters in the minutes. जो मीटिंग का चेयरमैन रहता है ना, उसके पास हमेशा से एक पावर होती है, वीटो पावर कहते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 लोग हैं, 50 लोगों ने बोला हम इस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर, 50 लोगों ने कहा रेजोल्यूशन को अप्रूव नहीं करेंगे, डिसएग्री होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि 50 ने हाँ बोला और 50 ने ना बोला। इसका मतलब ना इनका पक्ष भारी है ना इनका भारी है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये बोला जाता है कि चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, क्योंकि उसको चेयरमैन बनाया है तो उसके पास पावर थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को वीटो पावर मिलती है। जब कभी दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इक्वल पे आ जाएं, तो जिस साइड पे अपना चेयरमैन शिफ्ट हो गया उस साइड को एक वोट एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब चेयरमैन का वोट शायद 2 के नंबर्स पे भी काउंट हो सकता है। पहले 100 लोग थे, चेयरमैन को मिला के 50-50 हो गए, जिस तरफ चेयरमैन वो रेजोल्यूशन पास, ऐसा। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के पास थोड़ी सी एडिशनल पावर्स होती हैं, लेकिन वो सिर्फ मीटिंग के लिए होती हैं। मीटिंग खत्म, पावर खत्म, क्लियर। तो वो पावर्स में ये लिखा गया है, अगर चेयरमैन चाहे तो मीटिंग में कोई भी एडिशनल मैटर को जोड़ सकता है। क्या हो गया, तो क्यों नहीं, ऐसे ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो भी मीटिंग का चेयरमैन है उसको एडिशनल पावर मिली है, और एडिशनल पावर में वो क्या कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो मिनट्स में इंक्लूड करनी है वो अपनी इच्छा से इंक्लूड करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, minute shall be kept as an evidence. Minutes shall be kept as an evidence of the meeting. Minutes shall be kept as an evidence of the meeting. इसकी जो फाइल आती है ना उसमें ताला भी लग जाता है, पर ताले वाली फाइल आती नहीं, चाबी लगी रहती भैया, पासवर्ड नहीं। इतना अमीर नहीं हो इंडिया वाले के पासवर्ड लगे, चाबी होती है छोटी सी, हाँ मतलब एक फाइल होती है उसमें ताला लग जाता है, वो सीएस के पास होती है। क्या नहीं, वैसे तो नहीं टूटता, जल सकता है, लेकिन वो फाइल, हाँ फाइल अच्छी रहती है, अच्छी फाइल। मिनट्स किसी ने लिख लिया होगा ऑफ द मिनट। तो बस ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी उसका एविडेंस क्या है, मिनट्स। जिसने मिनट्स पढ़ ली वो समझ जाएगा हाँ मीटिंग हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। देखो, नो डॉक्यूमेंट शैल बी वैलिड, नो डॉक्यूमेंट ऑफ एजीएम लिखो, नो डॉक्यूमेंट ऑफ एजीएम शैल बी वैलिड, नो डॉक्यूमेंट ऑफ एजीएम shall be valid unless it is written in the meetings, unless it is written in the meetings, unless it is written, written, unless it is written in the meeting, minutes in the minutes, unless it is written in the minutes। चलो, तो एजीएम में अगर कोई डॉक्यूमेंट पास हुआ था, कोई एक रिटर्न डॉक्यूमेंट था, कोई भी रिजोल्यूशन, किसी भी अप्रूवल, और ऑडिटर को अपॉइंट करा तो उसका कोई फॉर्म नंबर, ये सारी चीजें तभी वैलिड होंगी जब इनके बारे में कहाँ लिखा होगा, मिनट्स में। मतलब कहीं ना कहीं मिनट्स लिखने वाले को ये मेंशन करना पड़ेगा कि हमारी मीटिंग में ये डॉक्यूमेंट पास आउट हुआ था और इस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं रहेगा। मतलब मिनट्स जो है वो उस डॉक्यूमेंट का एक प्रूफ बन जाएंगे। अगर आप मिनट्स में देख रहे हो कि हाँ इस फॉर्म के बारे में कुछ लिखा है, तभी वो फॉर्म वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं। जो एजीएम के अंदर पास हुए उनकी बात कर रहे हैं सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट,
every company shall comply, every company shall comply secretarial standards, secretarial standards, secretarial standards respect to general and board meetings, respected to general and board meetings specified by ICSI, board meetings specified by ICSI, full form button, Institute of Company Secretaries and approved by central government, and approved by central government, ICSI। तो ये कहा गया है, देखो भाई, मिनट्स बनाते वक्त कंपनी को सारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, जैसे अकाउंटिंग करते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉस्ट ऑडिट करते टाइम कॉस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, पढ़े होंगे तुमने ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में, वैसे ही सेक्रेटरियल ऑडिट जब होता है तो उसके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। कंपनी को सभी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ता है, मतलब कुछ नहीं, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ते हैं। क्लियर? तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो आईसीएसआई ने प्रोवाइड करे हैं, उन सभी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? सब लोगों का ध्यान यहाँ वहां मेरा सबका, वो यूं कर रही है, वो यूं कर रही, क्या हो गया? चल गया। अरे पेन तो चला है, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस, हाँ प्लेस, हाँ प्लेस टू प्रिजर्व, प्लेस टू प्रिजर्व मिनट बुक, registered office, registered office of the company। Next point, next point, minute book shall be permanently preserved by permanently preserved, preserve नहीं, permanent, company secretary, by company secretary, by or auditor or director, sorry, or director, company secretary और डायरेक्टर, ब्रैकेट में लिखना ऑथराइज्ड। फाइनली ये अपना मिनट्स कंप्लीट हो। लास्ट के 2 पॉइंट आई थिंक समझ में आ गए होंगे। मीटिंग प्रिजर्व कहाँ होगी, सॉरी मिनट्स के बुक प्रिजर्व कहाँ होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में, लेकिन परमानेंटली उस डॉक्यूमेंट को कहाँ रखा जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी के पास, चाहे तो डायरेक्टर भी रख सकता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ पेनल प्रोविजन, इसका पेनल्टी प्रोविजन। कंपनी 25,000 रुपए पेनल्टी है ना, 25,000, 25,000 क्या, अगर ऊपर लिखे गए किसी भी प्रोविजन को आपने कंप्लाई नहीं करा, अगर देखो ये चीज भी सुनी लो, अच्छा पूछ लिया, किसी भी सेक्शन के अंदर अगर पेनल्टी दी है तो उसका मतलब क्या है, ऊपर लिखे गए प्रोविजंस को अगर आप फॉलो नहीं कर पाए ना तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी। किसी भी सेक्शन के अंदर प्रोविजन दिया हो, अगर वो प्रोविजन पैनल प्रोविजन बोल रहा हो कि ये हर सेक्शन पे अप्लाई होगा तब बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 118 मिनट्स का सेक्शन 118 है, क्योंकि 118 की पेनल्टी, तो पेनल्टी दी हुई है 25,000, कब लगेगी, जब आप ऊपर लिखे गए किसी भी एक पॉइंट को कंप्लाई नहीं करोगे तब। ठीक है, और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट 5,000, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट 5,000, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट 5,000, सॉरी
क्या भाई, लग सकता, नहीं लगेगा, अभी तक तो नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, पैनल का ही। एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ टेम्परिंग, आ गया, एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ टेम्परिंग विथ मिनट्स, इम्प्रिजमेंट 2 साल की विथ मिनट्स। टेम्परिंग समझते हो ना, छेड़छाड़, छेड़छाड़ किसी डॉक्यूमेंट के साथ। ये तो मैं ऐसे बोलो तुम किसी को छेड़ रहे हो तो वो टेम्परिंग नहीं हो सकता। टेम्परिंग विथ मिनट्स, पेनल्टी लिख लो, सॉरी, इम्प्रिजमेंट 2 साल की जेल, 2 years, फाइन 25,000 से 1 लाख, फाइन 25,000 से 1 लाख। टेम्परिंग कर रहे हो ना, ज्यादा बड़ा वो है, जो लॉ को कंप्लाई नहीं करता, लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था इसलिए नहीं करता, लेकिन मिनट बुक के साथ टेम्पर करना मतलब आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इसलिए बेसिकली डायरेक्टर पे भी लग सकता है, सीएस पे भी लग सकता है। 25,000 से 1 लाख, 25,000 to 1 लाख। क्लियर है टॉपिक? शायद कभी जिंदगी में पेनल्टी आ जाए, वैसे कभी नहीं, बहुत रेयर केस में हो सकता है आ जाए। अगर पेपर बहुत टफ आएगा तो पेनल्टी जरूर हो सकती है, क्योंकि पेनल्टी लोग याद नहीं करते, कितनी पेनल्टीज याद करते, ये है ना। चलो, सब में एक आंसर लिखाना, फिर दिक्कत क्या है जब पेनल्टी एक लिख दोगे तो। लिखा था, he shall be liable to a penalty as may be prescribed, खत्म, आधा मार्क्स मिल जाएगा 2 में से, और कैसे, आधा ही मिलेगा ना पूरा दिन। क्या, अरे आएगा ही, टेंशन नहीं, लेकिन जरूरी होता है ऑफ कोर्स। क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है आज अपन को, पक्का ना। चल, सेक्शन 119, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट, पानी और ला दो, सुना ही नहीं होगा। मिनट बुक्स, तुम रोज बिंदी लगा क्यों आती हो? छोटा टॉपिक बस, तो 2 एक मिसलिनियस टॉपिक बचेंगे, वो कवर करके खत्म करेंगे। और आज कंपनी लॉस तुम लोगों का खत्म हो जाएगा, फिर अपन ही अपना बचेगा। नहीं नहीं, 2 दिन अटेम्प्ट में पास होना बस। यार देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, मतलब ये समझ लो 24 घंटे में से 14 घंटे तो पढ़ना पड़ता है। नहीं, पास होना है तो एक बार में, 2 बार में पास होना है तो 8 घंटे पढ़ो। जैसे मैं सीए में पूरे 14 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ पाया, तो मेरे 2 अटेम्प्ट में निकले। अगर आपको एक एक में होना है तो पढ़ो, ये एक बार की मेहनत है यार, अब उनका दिल नहीं रुका। ठंडा ही ठंडा है, इतना ठंडा है कि उसमें भी डल जाएगा, सही हो तो। चलो, सेक्शन 119, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स ऑफ जनरल। इतना मैं डबल से बोला था, क्या हो गया बेटा? ठीक है ठीक है, इतना ही लिखो।
लिखो लिखो minutes of general meeting shall be kept. Minutes of general meeting shall be kept at registered office of the company. At registered office of the company. दूसरा point, open for inspection. Open for inspection. Open for inspection during business hours. Members can, third point, member can inspect. Member can inspect. कोशिश करा करो पॉइंट को 1 to 3 में मत लिखा, और खासकर एग्जाम में बिल्कुल मत। 1 to 3 इज दी सब सेक्शन। अगर तुम 1 to 3 लिखोगे तो सब सेक्शन डिनोट करेगा। पॉइंट्स में बना दो, एरो स्टार जो बना सको बना दो, 1 to 3 मत लिखना। 1 to 3 से लिखो तो सेक्शन में लिखना, अगर याद हो। मतलब शायद वो जज कर ले, कुछ भी हो सकता है ना भाई। देखो हमने तो बहुत प्रोटेक्टिव रहना पड़ता था एग्जाम के लिए। मतलब हम पढ़ने से ज्यादा फॉर्मेट पे फोकस करते थे, क्योंकि जो सही भी लिख दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं थी अगर हमने फॉर्मेट सही नहीं। तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो मैंने फेस भी करा है, तो वो मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ। शायद ऐसा हो सके, मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा ही, शायद हो जाए। वो लड़के आए अपनी बीवी से तो मैं जब धमा दो, गलत गलत सब गलत हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट, मेंबर्स वाला पॉइंट है ना। मेंबर कैन इंस्पेक्ट मीटिंग विदाउट एनी चार्जेस। विदाउट एनी चार्जेस। विदाउट एनी चार्जेस। इंस्पेक्शन आवर्स लास्ट पॉइंट है, नहीं सेकंड लास्ट। इंस्पेक्शन आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स shall not be less than 2 hours। डैश लगा लिख दो 2 hours। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, एनी मेंबर एंटाइटल, नहीं एनी मेंबर रिक्वेस्टेड करो, एनी मेंबर रिक्वेस्टेड copies of minutes, copies of minutes, it shall be furnished, dash lage, it shall be furnished within 7 days of such request। along with the fees। यहाँ पे फीस क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पे आपने कॉपी मांगी है। आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके कॉपी को देख सकते हो फ्री में, लेकिन अगर आपको कॉपी चाहिए, घर पे चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। क्लियर है? लास्ट, पैनल प्रोविजन। पैनल प्रोविजन, फीस फीस, पैनल प्रोविजन, पैनल। if inspection refused by company, if inspection refused by company, 25,000 डैश लगा के 25,000। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट 5,000। खत्म। सेक्शन नंबर 119, इंस्पेक्शन करना है। कोई भी पर्सन अगर कंपनी के मिनट्स देखना चाहता है तो वो देख सकता है। कहां पे रखे होते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में। परमानेंटली कंपनी सेक्रेटरी प्रिजर्व करता है, लेकिन हर साल, मतलब इस साल की जो क्या बोलते हैं मिनट्स बुक होगी, वो अगले साल तक रखी जाएगी। अगले साल की जब मीटिंग हो जाएगी तो ये वाली हटा के वो वाली रख देंगे, लेकिन जो सारी मिनट्स की बुक है वो कौन प्रिजर्व करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर किसी भी मेंबर को मिनट्स को देखना है तो वो जाए रजिस्टर्ड ऑफिस, मिनट्स को इंस्पेक्ट करे फ्री में। बेसिकली मेंबर्स फ्री में देख सकते हैं, बाकी सबको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं
तो उनको 7 दिनों के अंदर उसकी कॉपी मिल जाएगी, लेकिन मेंबर को अगर घर पे चीजें चाहिए तो उसके लिए फीस पे करना। ये बोला गया कि बिजनेस आवर्स का मतलब क्या। कुछ कंपनियां तो बोलेंगी कि यार बार बार लोग मिनट्स देखने नहीं आए, तो 15 मिनट का रख दो टाइम। तो ये कहा गया है कि मैक्सिमम कुछ भी हो, मिनिमम 2 घंटे के लिए हर एक दिन 2 घंटे के लिए वो बुक्स खुले, मतलब रोज मिनिमम 2 आवर्स के लिए कोई भी पर्सन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, और मेंबर्स फ्री में करते हैं, बताओ। और पैनल प्रोविजन समझ में आ गया। अगर कंपनी ने बुक्स दिखाने से मना कर दिया तो 25,000 का फाइन कंपनी और ऑफिसर्स पे पास। क्लियर है? चलो अब आ जाओ, कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स बचे हैं अपन लोगों के, ठीक है, जो मैंने बीच में छुड़वा दिए थे, तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। दो एक टॉपिक से ज्यादा नहीं बचे हैं। सेक्शन याद है? एक लिस्ट बना लो अपने पास, 1 से लेके 100 तक की। 100 तक तो याद कर सकते हो, क्योंकि बाकी ये टॉपिक थोड़े मिसलीनियस भी हैं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत भी होगी, लेकिन 100 तक तो याद हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, टॉपिक का नाम लिखो, रिजोल्यूशन। टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन समझते हो ना क्या होता है? कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है, चाहे ऑर्डिनरी नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन हो या फिर कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन, दो तरीकों से लिया जाता है। या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है जहां पे 50% से ज्यादा लोगों की कंसेंट चाहिए होती है, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है जहां पे 75% या उससे ज्यादा लोगों की कंसेंट चाहिए होती है। बात ये आती है कि हमें ऑर्डिनरी यूज कब करना है, स्पेशल कब यूज करना है। तो जब हम कभी कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हर बार साफ साफ दिया होता है, इस मैटर में आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यूज करना पड़ेगा, इस मैटर में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो जैसा आपके लॉ में लिखा है, आप सेम टू सेम उसी तरीके से रिजोल्यूशंस का यूज करो। अगर सिंपल सा कोई मैटर है जो ऑर्डिनरी से पास हो सकता है, वो तो ऑर्डिनरी से ही होगा। लेकिन अगर बुक में लिखा है, लॉ में लिखा है कि नहीं, मैटर कोई भी हो स्पेशल रिजोल्यूशन, तो हम स्पेशल रिजोल्यूशन का यूज करें। तो बेसिकली कंपनी में कोई भी रिजोल्यूशन किस चीज के लिए यूज होता है? कंपनी का कोई भी डिसीजन लेने में। तो वहां लिख लो, डिसीजंस इन बोर्ड मीटिंग, डिसीजंस इन बोर्ड मीटिंग और इन जनरल मीटिंग या एजीएम are taken by are taken by board meeting or general meeting are taken by means of resolution, are taken by means of resolution। हो गया? क्लियर है? टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन दो होते हैं, लिख लो। नाम लिख लो दोनों, लिख लो पता हो। ऑर्डिनरी और स्पेशल लिख लिए? हो गया? रिजोल्यूशन का सेक्शन लिख लो 114 114।
अब आ जाओ स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में, 2-3 पॉइंट्स हैं वो लिखना है। स्पेशल रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड व्हेन, स्पेशल रिजोल्यूशन shall be passed when act is required, पहला point, when act is required to pass a special resolution, when act is required to pass a special resolution. दूसरा, when company specifies in notice to pass any matter through SR. बस अब आ जाओ सेक्शन 116, resolution passed at adjourned meeting, resolution passed at adjourned meeting, JOURNAD, adjourned meeting. नेक्स्ट टॉपिक है ये, resolution passed at adjourned meeting, सेक्शन 116, 116, 114, वो 114 लिखो, date of passing resolution will be, date of passing resolution will be the date when fact has been passed. बस इतना ही, मतलब समझ क्या हुआ। रिजोल्यूशन जो होता है ना, वो 7 दिन 10 दिन के लिए वैलिड रहता है कि भाई हमने एक रिजोल्यूशन निकाल दिया है, आप लोगों का जब मन करे तब आप वोटिंग कर देना। तो रिजोल्यूशन 10 दिन 7 दिनों के लिए खुले रहते हैं। अब मैंने पहले दिन वोटिंग करी, मान के चलो 70% लोगों ने या 80% लोगों ने पहले दिन वोटिंग कर दी, ये क्लियर हो गया कि अब तो ये रिजोल्यूशन को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन रिजोल्यूशन जो है अभी सिर्फ उसकी वोटिंग हुई है, रिजोल्यूशन का जब रिजल्ट आएगा, जब मीटिंग में उसका डिस्कशन होगा, तब रिजोल्यूशन पास होगा। मतलब शायद रिजोल्यूशन अपनी कंडीशन को बहुत दिनों पहले ही पूरा कर। क्रिकेट में होता है ना कि भाई 3 ओवर में 90 रन चाहिए, नहीं 90 तो बन सकते, 3 ओवर में 130 रन चाहिए, इम्पॉसिबल है, कोई बना ही नहीं सकता। तो उस सिनेरियो में क्या टीम बोलती है चलो सर अब तो हम जीत गए, हम क्यों खेलें, पूरे उनको बॉलिंग करनी पड़ती है एंड तक। ये कहा जाता है कि नहीं, जब तक ये रिजल्ट फाइनली सबके सामने डिक्लेयर नहीं, तो लोग कंडीशन रख देंगे, मान लो 15 नो बॉल होगी तो ऐसा हो गया, तो भाई कुछ भी बोल सकता है इंसान, तो पागल है कि नहीं, पागल ही होगा, तो कुछ भी बोल सकता है। तो ये कहा गया है कि गलत नहीं, सुनो ये बोला गया है कि अगर जब तक रिजोल्यूशन का फैक्ट पास नहीं हो जाता, फैक्ट मतलब जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि उस रिजोल्यूशन का रिजल्ट क्या है, और जब तक वो रिजल्ट अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। तो पहले अपन को फैक्ट पास करना है, उससे पहले की डेट्स को, उससे पहले अगर आपको पता भी चल जाता है कि रिजोल्यूशन तो पास होना ही है,
लेकिन आप उस डेट को डेट ऑफ रिजोल्यूशन नहीं मानते। डेट ऑफ रिजोल्यूशन क्या रहेगी? जिस दिन फैक्ट पास हुआ। क्लियर? दिस इज सेक्शन नंबर 11। हाँ, चलो अब आ जाओ 117। Filing of resolution with the registrar. Filing of resolution with the registrar. कॉपी लिखो इसके अंदर, कॉपी ऑफ एवरी रिजोल्यूशन और एनी एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ एवरी रिजोल्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट, copy of every resolution or any agreement shall be filed with ROC, shall be filed with ROC within 30 days of passing, within 30 days of passing of such resolution, of such resolution. Okay, this provision, next point, this provision shall be applicable to, this provision shall be applicable to, पहला special resolution, resolution, next point, resolution agreed by members, resolution agreed by members, ब्रैकेट में लिखना OR, ordinary resolution, resolution agreed by members, ब्रैकेट में OR, ordinary resolution. तीसरा resolution by board of director, resolution by board of directors, any agreement, any agreement, हाँ next point इसके अंदर, any agreement created by board of directors, any agreement created by board of directors, resolution passed by class of member, resolution passed by class of member, resolution passed by class of member, voluntary wound up resolution, voluntary wound up resolution, other resolutions. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? कोई भी रिजोल्यूशन या कोई भी एग्रीमेंट, भले ही वो मेंबर्स बनाए, सॉरी मेंबर्स पास करें, भले ही वो स्पेशल रिजोल्यूशन हो, भले ही वो किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स ने पास करा, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स समझते हैं ना, अलग अलग क्लासेस होती हैं, 5,000 शेयर 100 रुपए ईच, 10,000 शेयर 50 रुपए ईच, 20,000 शेयर 20 रुपए ईच, अलग अलग क्लासेस के शेयर होल्डर्स। तो कोई भी रिजोल्यूशन अगर मेंबर ने पास करा हो, स्पेशल रिजोल्यूशन हो, क्लास ऑफ शेयर होल्डर ने पास करा हो, कोई एग्रीमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया हो, या कोई रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास करा हो, ये सारे के सारे रिजोल्यूशंस आपको 30 दिनों के अंदर अंदर किसको फाइल करने पड़ते हैं? रजिस्ट्रार को फाइल करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये कहा है कि अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास होगा, भले ही वो ऑर्डिनरी हो या फिर वो स्पेशल रिजोल्यूशन हो, या शेयर होल्डर ने निकाला हो या डायरेक्टर ने निकाला हो, 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को सबमिट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो रिजोल्यूशन वैलिड नहीं है। क्लियर है? चलो, तो फाइनली अपने सारे टॉपिक्स खत्म। इधर आपने नहीं, बहुत उम्मीद की मत करो, बहुत है बेटा, बहुत है, लेकिन अब छोटा छोटा। क्या? 30 अप्रैल बस, ज्यादा है? आओ कल से जल्दी, सुबह शाम सुबह शाम।
तुमने ज्वाइन कब करा था तुम लोगों ने? कैसे होगा फिर? देखो दो चीजें, या तो उड़ाना। कब आए थे? कब से आए हो? मैं तो तुम लोगों को अभी अभी देखा है, 2 महीने हुए तुम लोगों को, 2 ढाई महीने। जनवरी से है ना? तो 2 महीने तो हुए अभी, दिसंबर और जनवरी को। भाई दिसंबर जनवरी 2 महीने, दिसंबर और जनवरी 2 महीने तो होते हैं। अच्छा मार्च होता है 4 महीने। मैं तो इतना लंबा कंपनी लॉ पढ़ा है। मैंने कब से पढ़ाया है? जनवरी से। सी सेट में कहाँ पढ़ रही है? सी सेट तो मैंने सी सेट में उड़ाया है, पढ़ती नहीं थे। एक उधर सो रहा है, एक उधर सो रही है, खतरनाक बैच। कुछ नहीं बोलता था मैं, शुक्र मनाऊं। इनके बैच को पूछना, बाहर निकाल देता था मैं। तुम लोगों को तो मैंने कुछ नहीं बोला। एक टॉपिक कर लेते हैं, जीडीआर। नहीं, एक और टॉपिक, जीडीआर लास्ट टॉपिक। कुछ छूट नहीं जाए इसलिए करा रहा हूँ, बहुत बड़ा। आज हो जाएगा, अभी अपने पास आधा घंटा है यार, क्या करोगे इतनी जल्दी फ्री होके? जीडीआर लास्ट टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है, अच्छा टॉपिक है, मजेदार। 41 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। देखो भाई, जीडीआर का मतलब समझ लो क्या होता है। कोई एक इंडियन कंपनी है, मान लो XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी अगर लिस्टेड है तो इंडिया के सभी लोग, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, वो इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। एनएससी और बीएससी में अपना अकाउंट खुलवा के किसी भी ब्रोकर के थ्रू इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। और अगर चाहें तो अनलिस्टेड कंपनी के भी खरीद सकते हैं, डायरेक्टली जाओ उनसे कांटेक्ट करो, खरीद लो, खरीद सकते हैं। अब ये कंपनी चाहती है कि ये अपने शेयर्स किसी फॉरेन कंट्री में बेचे, तो फॉरेन कंट्री में शेयर्स बेचने के लिए उन फॉरेन कंट्री के लोगों को भी एनएससी बीएससी में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। लेकिन एनएससी बीएससी तो ऐसी कोई परमिशन इन लोगों को देती है, और अगर दे भी दे तो ये कंपनी शेयर नहीं दे सकती इन लोगों को, क्योंकि इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस वजह से इस कंपनी को जीडीआर इशू कर, जिसको कहा जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। ये कहा गया कि XYZ लिमिटेड ने अपनी सारी कंडीशंस को पूरा कर दिया, मान लो कि भाई हमें जीडीआर वगैरह इशू करना है, ये करना है, वो करना है, और सब लोग एग्री हो गए कि हाँ आप लोग करो। अब ये कंपनी क्या करेगी, अपने किसी इंडियन बैंक से, अपने किसी इंडियन बैंक से कांटेक्ट करेगी कि हम लोग चाहते हैं कि फॉरेन के लोग हमारे शेयर्स खरीदें, या फॉरेन का कोई पर्सन चाहता है इंडिया की इस कंपनी के शेयर खरीद। तो इंडिया कंपनी अपने इंडियन बैंक से बात करेगी। शायद दूसरे देश में कोई भी एक पर्सन हो, यूएसए का, है ना, यूएसए का फुल फॉर्म पता है ना, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, मतलब अमेरिका है। तो यूएसए के शेयर, यूएसए का बंदा इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकता, डीमैट के थ्रू भी नहीं कर सकता। ये पर्सन जो है ये जाएगा अपने बैंक के पास, मतलब ये कोई फॉरेन बैंक है मान लो, ठीक है, ये फॉरेन बैंक हो गया, ये इंडिया का बैंक। अब इंडिया का बैंक जो है कंपनी के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, इस फॉरेनर के लिए इंडिया का, मतलब अपने लिए तो फॉरेन बैंक है, जो फॉरेन बैंक है ओवरसीज बैंक भी बोल सकते हो, जो ओवरसीज बैंक है वो इस पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव है। ये इस पर्सन को देगा पैसे, कैश दिया इसने बैंक को, बैंक इस पैसे को ट्रांसफर करेगी इंडियन बैंक को, इंडियन कंपनी इसको ट्रांसफर करेगी शेयर्स,
और ये बैंक इस बैंक को इशू करेगा शेयर्स। यहां पे इसको कैश मिल गया और यहां पे फॉरेन बैंक इसको शेयर्स ना देते हुए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स दे। तो ये होता है कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैश देता है, कैश वो खुद नहीं दे सकता तो वो बैंक के थ्रू जाता है, या फिर कुछ एजेंट्स होते हैं जो फॉरेन ट्रांसफर वगैरह करते हैं। ठीक है, कोई काम का नहीं, बस छोटा सा टॉपिक छूट नहीं था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसको पैसा देते हैं। इंडियन बैंक्स इंडियन कंपनी से शेयर्स देते हैं और उस शेयर्स को उस फॉरेनर तक पहुंचाते हैं। तो सिंपल सा केस बनता है, एक कंपनी शेयर देती है, शेयर्स के बदले उसको जीडीआर मिलते हैं, जीडीआर के बदले शेयर मिलते हैं और शेयर के बदले जीडीआर। तो ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की कहानी एक बार तुम लोग पढ़ लेना, कोई कुछ खास नहीं है हमारे पास, तो मतलब देखा जाए तो ज्यादा कुछ तुम्हारे में कंटेंट भी नहीं है और कभी आज तक आया भी नहीं। तो एक बार देख लेना, सेक्शन नंबर 41 है, कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ वो लिख लो। ठीक है, 2-4 पॉइंट से लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं है, फिर अपन क्लास करते हैं। फिर अपन संडे को वो पढ़ेंगे, एक दिन में खत्म करते हैं। और अब तुम लोगों की क्लासेस का टाइम थोड़ा सा तुम लोगों को बढ़ा, क्योंकि अब तुम्हारी क्लास है और किसी की नहीं, कंपनी का। और बाकी ये मान के चलो एथिक्स हो जाने के बाद वो 20 मार्क्स जो भी हैं लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट है। इतना भी पढ़ के जाओगे तो फुल मार्क्स ला सकते हो। सेल्स तुम लोग पढ़ चुके, सेल्स ऑफ गुड्स एट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें आता है, पार्टनरशिप पढ़ना, जिस नहीं कराऊंगा मैं वो भी कराऊंगा। एक बात बता रहा हूँ कि अब ये समझ लो कि लॉ खत्म है तुम लोगों का। ऑडिट में का एक चैप्टर कराऊंगा जहां पे इन लोगों का कंपनी का ऑडिट होगा, तुम्हारा कंपनी लॉ अकाउंट्स का ऑडिट। ठीक है, तो करीबन कितने सेक्शन है उसमें, 139 से है 148 तक, 10 सेक्शन है गिनती के, लेकिन वो 10 सेक्शन में कम से कम 10 मार्क्स का आता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारी बुक में देखोगे तो कम से कम 40-60 पेज का, कम बोल दिए, 80-90 पेजों का और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत फर्क है फिर इन लोगों की बुक में तुम्हारी बुक में, 3 गुना ज्यादा पढ़ रहे हैं वो लोग तुमसे। हैं? क्या सबसे मेन काम जो है ना वो हर जगह कंपनी सेक्रेटरी का ही है भाई, ये समझ। 250, 300, 500 ऐसी कंपनियां होती हैं सीएस के पास। मतलब जितना स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होते ना उतने कंपनियों के काम, भाई कंपनी का रोज का लगा रहता है ना, आज एक ऑडिटर को अपॉइंट करना है, कल इसको निकालना है, इसका रोटेशन ये वो। सीएस का काम रोज का काम। सीए का तो ऐसा है कि चलो अभी एनुअल फाइलिंग आ वो एनुअल फाइलिंग बोल रहा हूँ, रिटर्न का टाइम आ गया, 1 महीने कमाएंगे। ऑडिट का टाइम आ गया, फिर 1 महीने कमाएंगे। सीएस तो 12 महीने कमाते हैं। बस ये है कि सीए इकट्ठा बहुत सारा कमा लेता है और सीएस टुकड़ों टुकड़ों में कमाता है। ये डिफरेंस, काम कहीं कम नहीं है भाई, सीए सीएम सब जगह का। बस ये है कि सिर्फ पढ़ना मत, पढ़ने के साथ प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे, 5 लाख 4 लाख की नौकरी भी नहीं मिलेगी अगर प्रैक्टिस मतलब कुछ आता नहीं, सीखा नहीं हो। क्योंकि अनपढ़ बन के जाओगे भाई, मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाओगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। ये है, जॉब भी मिलेगी तो 4.5 लाख 4 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ भी हो, 1 साल तो आर्टिकलशिप करना ही, क्योंकि समझ में जब तक नहीं आएगा ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो हाँ 15 महीने तो बहुत सीख जाओगे। और सीएस का एक प्रोविजन रहता है, सीएस चाहे तो बनने के बाद कर सकते, वो मत करना, साथ साथ ही कर देना। क्योंकि बनने के बाद अगर करोगे ना तो तुम लोग सीएस हो फिर भी किसी सीएस के अंडर नौकरी करनी पड़ रही है, और नौकरी नहीं आर्टिकलशिप करनी पड़ रही है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। और बनने से पहले अगर ट्रेनिंग कर ली, मतलब इंटर निकलने के बाद कर ली, तो नॉलेज भी ज्यादा आएगा, फाइनल पास होने में भी आसानी होगी थोड़ी सी, क्योंकि रियल एक्सपोजर मिलता है चीजें समझने का, तो ज्यादा बेटर चीजें रट जाती हैं। मुझे MGT 4 और 7 AOC 4 MGT 7 रटा हुआ है, क्योंकि रोज उसकी शक्ल देख ही लेता हूँ फिर मैं, तो याद हो जाती है बहुत सारी चीजें। लिख लो, कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ। वोटिंग राइट्स,
voting rights. Holder of depository receipts. Holder of depository receipts may become a member but does not have any voting rights. But does not have any voting rights. But does not have any voting rights. But does not have any voting rights until GDR is converted into shares. About next conditions. Voting right हो गया condition. Conditions to issue GDR. Conditions to issue GDR. Conditions to issue GDR. Conditions to issue GDR. Board of Directors shall pass a resolution. पहला point. Board of Directors shall pass a resolution. Next point. Special resolution shall be passed at general meeting of the company. Company has to comply. Third point. Company has to comply rules of RBI. Company has to comply rules of RBI. Next point. Company shall appoint CACS, CMA or merchant banker to see all compliance of depository, all compliance of GDR, all compliance of GDR has been fulfilled. Shares, next point. Shares are kept in custody of Indian banks. 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 हाँ, एक last point. Depository receipts are issued by foreign bank. Depository receipts are issued by foreign bank. Depository receipts are issued by foreign bank. बस अब बस एक लास्ट टॉपिक इसी के अंदर का लास्ट इश्यू ऑफ डिपॉजिट. GDR can be issued by, पहला point, GDR can be issued by public offering or private placement. GDR can be issued by public offering or private placement. Next point, share will be allotted in the name of overseas bank. Share will allotted लिखना है ना. Share will allotted
शेयर विल अलॉटेड इन द नेम ऑफ फॉरेन बैंक लिख लो या ओवरसीज, जो समझ में आए। शेयर विल बी अलॉटेड इन नेम ऑफ ओवरसीज बैंक या फॉरेन बैंक, तो लिखो। और GDR shall be issued by foreign banks. GDR shall be issued by foreign banks. GDR shall be issued by foreign banks. देखो ध्यान से एक बार और समझ लो, अगर फिर से मैं बना के दिखा दूं एक बार, पूरा केस समझ लो एक बार, लास्ट खत्म कर। कभी कोई पूछ ले कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तो बता देना कि ऐसा ऐसा होता है GDR में। MBA करोगे तो काम आ जाएगा कभी तुम्हारे। ये जाएगा किसके पास, मान लो SBI के पास, ठीक है। ये पर्सन जो है ये किसके पास जाएगा, ओवरसीज बैंक, मान लो सिटी बैंक है ना, सिटी बैंक या यस बैंक, फॉरेन बैंक ही है। इस बैंक के पास गया, ये इंसान इस बैंक को देगा पैसा, ठीक है। ये इंसान इस बैंक को देगा शेयर। शेयर्स SBI के पास है, यहाँ पे इसके पास पैसा, ये इसको पैसा ट्रांसफर करेगा और बोलेगा हमारे किसी फॉरेनर को आपकी कंपनी के शेयर खरीदने। SBI वो शेयर उठा के बैंक के हाथ में दे देगा, मतलब जो शेयर SBI के पास थे वो इसको अलॉट हो गए, उसके बदले इसको पैसा मिला। SBI ये पैसा जो भी SBI को एक्चुअली मिलेगा क्या, डॉलर, अरे ऐसे ही लिखो डॉलर, है ना, एंड दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये डॉलर जो है वो किसके पास चलेगा, SBI के पास। SBI इसको रुपी में कन्वर्ट करके किसको, सीधा कंपनी को। अब बात आती है इनकी, इसने पैसा बैंक को दिया था, बैंक के पास शेयर आ गए, बैंक शेयर इशू नहीं कर, शेयर कौन रखेगा, बैंक। बैंक शेयर के बदले इनको क्या इशू करेगा, GDR, कि भाई ये एक ऐसी रिसिप्ट है जो आप कहीं भी दिखाओगे तो इसका मतलब है कि आपने पैसा देकर किसी ग्लोबली मतलब एक से ज्यादा कंट्री के शेयर्स में पैसा डिपॉजिट करा है। तो ये एक ऐसी रिसिप्ट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है ये, जो ये डिनोट करता है कि आपने अपना कोई पैसा ग्लोबली किसी कंट्री में डिपॉजिट करा, ग्लोबली किसी कंपनी में डिपॉजिट करा, जो कि शायद दूसरे देश की कंपनी। क्लियर है, तो ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है GDR का। डन, चलो। तो फाइनली जो पुराना बैच था उसका कंपनी लॉ पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जो नया बैच था तुम लोगों का ज्यादा नहीं बचा, लेकिन अब देखा जाए तो अपन ने वो ये टॉपिक्स तो मैं डबल से कराऊंगा, डायरेक्टर्स नहीं कराऊंगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्टर्स है डिफरेंट टॉपिक। लेकिन अब जो अपने बच्चे मेरा 60 एक सेक्शन बचे, ज्यादा नहीं, 40 अपने हो चुके, 60 और बचे, तो अब अपनी रेगुलर लगेगी जो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ब्रेक ले लो, कौन सी क्लास है उसके बाद।